गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्कॉलर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था समकालीन भारत और शिक्षा। समकालीन भारत और शिक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था एनकेसी। एनकेसी मीन्स राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पे हम लोगों ने चर्चा करी थी और उसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर हम लोगों ने डिस्कस करा था कि किस तरह से आयोग का गठन होता है, किस तरह से सरकार चलती है, किस तरह से कोई भी योजनाएं उसका क्रियान्वयन होता है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं, सरकार की क्या भूमिका होती है, ब्यूरोक्रेट्स की क्या भूमिका होती है। ये सारा कुछ हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जो एनकेसी का जो संगठन होता है, एनकेसी के संगठन में किस तरह से प्रधानमंत्री, योजना आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, मंत्रिराज, इस प्रकार से किस प्रकार से इनका संगठन होता है और किस प्रकार से ये कार्य होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आयोग ने जो प्रतिवेदन दिया था, आयोग ने एक प्रतिवेदन दिया था जिसका नाम क्या था, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि आयोग ने जो कुछ भी डिस्कस करा था, आयोग ने जो कुछ भी देखा, जो भी उन्होंने कार्य किया विभिन्न क्षेत्रों में, उसके बिहाफ में उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया जिसको नाम दिया राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, जो कि 2009 में फाइनली प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और इस प्रकार से चूंकि ये 4 से किस्तों में आई थी, आप देखेंगे कि 2006, 7, 8 और 9 4 किस्तों में आई थी और ये 5 भागों में बटा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने देखा था ज्ञान की सुलभता, ज्ञान के सिद्धांत, सृजन, अनुप्रयोग और सेवाएं। इस प्रकार से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो सिफारिश कह सकते हैं हम लोग की था, वो 5 भागों में बटा हुआ था जिसका नाम था राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। इस सिफारिशों में, इस सुझाव में इन्होंने तरह तरह की बातें, किस प्रकार से भारत को आगे जो आने वाली चुनौतियों से किस प्रकार से सामना करना है, उसको किस तरह से फेस करना है, क्या कुछ करना है, कौन कौन सी योजनाएं करनी है, कैसे जो विभिन्न लाभुक हैं उनको लाभ देना है, या किस प्रकार से जो शिक्षा का स्तर को उठाना है, किस प्रकार से कृषि में उन्नति लाना है, किस प्रकार से उद्योग व्यापार, इन सभी चीज़ों को बेहतर बनाना है। ये सारी चीज़ें देखते हुए आयोग ने कुछ सुझाव दिए थे जो विभिन्न भागों में बटा हुआ था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि ज्ञान की सुलभता। ज्ञान की सुलभता, जैसा कि हम लोग टाइटल से ही देख ले रहे हैं कि ज्ञान को किस प्रकार से सुलभ किया जाए, मीन्स दैट ज्ञान किस प्रकार से सुलभ हो, कैसे इजीली अवेलेबल होगा। मीन्स दैट जो भी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या जहाँ पे शिक्षा का स्तर निम्न है, जहाँ पे अशिक्षा है, जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, वहाँ पे कैसे ज्ञान को अवेलेबल कराया जाए। आप देखेंगे कि जैसे आंगनबाड़ी है, जैसे आप देखोगे कि मिड डे मील स्कीम चलाया गया, ये विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई गई जिसके तहत क्या हुआ कि ज्ञान को ईजिली वैसे लोगों तक पहुंचाया जाए जो उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। इट मीन्स दैट वैसे जो सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पे विद्यालय नहीं है, जहाँ पे उनको 8 से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ रहा है, तो हम कैसे वहाँ पे एक केंद्र बनाएं या कैसे उन बच्चों को हम इजीली ज्ञान मुहैया कराएं या ज्ञान अवेलेबल कराएं। उसके लिए आयोग ने कई सिफारिशें दी है। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि 14 ईयर्स के बच्चों को इजीली मुफ्त में शिक्षा अवेलेबल कराया जाए, उसके लिए पहल किया। उसके लिए जो भी आंगनबाड़ी केंद्र थे, मध्य विद्यालय के शिक्षक थे या आयोग था, उसने तरह तरह के स्कीम लगाए, तरह तरह की नीतियां बनाई, तरह तरह के उपाय किए, जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन चलाया ताकि बच्चों को शिक्षा अवेलेबल हो, जो एटलीस्ट बच्चे साक्षर हों। जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, किताबों के लिए पैसा नहीं है, वो सरकार अपने तरफ से अवेलेबल कराए। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ये जो शिक्षा का अधिकार है, ये एक राइट है जो सरकार की जिम्मेवारी होती है कि बच्चों को मुफ्त में शिक्षा अवेलेबल कराए। ठीक है।
उसी प्रकार से हम लोगों ने देखा था भाषा। भाषा के अंतर्गत क्या था कि जैसे क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी की भी पढ़ाई होनी चाहिए, मीन्स अंग्रेजी भी उसी तरह से बढ़ना चाहिए, अंग्रेजी का भी पढ़ाई होना चाहिए। उसी प्रकार से अनुवाद विभाग पे जोर दिया गया था। उसी प्रकार से पुस्तकालय खोलने की बात की गई थी। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क जिसके तहत क्या था कि तरह तरह का जो इन्फॉर्मेशन है, सरकार का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल कराया जाए। जो पोर्टल है, विभिन्न पोर्टल में उससे संबंधित अधिकार, उससे संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो जो प्राप्त हो सके। और स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क की हेल्थ कार्ड बनाया जाए, क्या बीमारी है, किस तरह से अवेयर करें। जैसे आप देखे होंगे कोरोना के काल में स्वच्छता को लेकर के बहुत सारा अवेयरनेस किया गया, कैंपेन करा गया कि हाथ स्वच्छ पानी पिए, हाथ साफ करके खाना खाएं। इससे क्या है कि बीमारी को हम कम कर सकते हैं। जो छोटे जो बीमारी से टाइफाइड वगैरह हो रहा है वो गंदगी से हो रहा है, तो वो उसको हम लोग मिनिमाइज कर सके। इसके लिए स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क भी कई उपाय किए गए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब जो हमारा आज का जो टॉपिक है जो है वो है ज्ञान का सिद्धांत। ज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, कुछ पॉइंट्स से देखेंगे। अब स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि ज्ञान का क्या क्या सिद्धांत, किस प्रकार से ज्ञान को विभिन्न पहलुओं में, विभिन्न फेजेस में पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा में ये अवेलेबल होना चाहिए कि बच्चों में शिक्षा का स्तर क्या है, बच्चों को कैसे शिक्षा अवेलेबल कराया जाए, किस प्रकार से माध्यमिक स्तर पे जो शिक्षा नहीं पहुंच पा रहा है उसमें क्या कुछ उपाय किया जाए, उसको लेकर के ज्ञान आयोग ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। दूसरी बात है बीईटी, व्यावसायिक वोकेशनल कोर्स शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का के तहत क्या था कि ऐसे कोर्सेज अवेलेबल कराने चाहिए जिसमें कि जो लोग हैं वो व्यावसायिक तौर पे परिपक्व हो सके, वो कुछ अर्जन कर सके। आप देखेंगे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और इस तरह की चीज़ें जो है प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल कराए जाने लगे ताकि लोग जो है शिक्षा का ऐसा उपयोग करें, शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो कुछ अर्न भी कर सके। ठीक। उच्च शिक्षा में आप देखेंगे कि जैसे हायर एजुकेशन में लोगों का आप देखते होंगे कि बहुत सारे गांव में या जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, वो क्या होता था कि मैट्रिक इंटर जाते जाते वो लोग पढ़ाई छोड़ देते थे। हायर एजुकेशन की तरफ लोगों का ध्यान नहीं था। तो उच्च शिक्षा को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय, 1500 विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई, 500 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया गया। इस प्रकार से हायर एजुकेशन को भी प्रमोट करने की बात की गई। साथ ही साथ आप देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है गणित और विज्ञान में और अधिक प्रतिभाशाली छात्र। जैसे हम देखेंगे बहुत सारे बच्चे क्या है कि गणित और विज्ञान की तरफ उनका रुझान नहीं होता था। वो क्या होते थे, आर्ट्स लेकर के किसी तरह पढ़ करके या देखते थे कि पढ़ाई में उनका जो माइंडसेट था कि साइंस जो है बहुत हार्ड है, मैथ जो है बहुत हार्ड है। इससे क्या होता था कि जो फ्यूचर में जो बच्चे होते थे वो साइंस के फील्ड में कुछ नया इन्वेंशन, कुछ आविष्कार नहीं कर पाते थे। इसलिए आयोग ने क्या कहा था कि बच्चों को गणित और विज्ञान की तरफ आकर्षित किया जाए और उनको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। पेशेवर शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्सेज में आप देखेंगे कि जैसे मेडिकल का हो गया, जैसे इंजीनियरिंग का हो गया, जैसे हो गया आपका लॉयर के लिए, वकालत के लिए हो गया। तो उसमें क्या है कि इस तरह का जो प्रोफेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस करा गया और उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया कि वो प्रोफेशनल कोर्सेज करें ताकि जो है जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो ख़त्म हो सके। जैसे आप देखेंगे मेडिकल इंजीनियरिंग में लोग जो है पढ़ाई करते हैं और फिर ट्रेनिंग करने के साथ ही साथ उनको जॉब का ऑफर आने लगता है। तो इस तरह का जो कोर्सेज अवेलेबल कराया गया कि लोग जो है पेशेवर शिक्षा की तरफ भी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की शिक्षा व्यवस्था की जाए ताकि लोग जो है प्रोफेशनल कोर्स को करें और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शोध और उच्चतर शिक्षा में आप देखेंगे कि पीएचडी वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले जो था वो पीएचडी बहुत ही मतलब एक माइंडसेट था टफ कि पीएचडी करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ कार्य है। उस चीज़ को क्या किया गया कि धीरे धीरे जो है उसको
कम करने की कोशिश की गई और उसको बेहतर इजीली अवेलेबल कराने की बात की गई। जहाँ पे सीट्स नहीं थे, प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ नियम कानून के साथ इसको अवेलेबल कराया गया ताकि जो लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं वो प्राइवेट कॉलेज में भी जा कर के PhD वगैरह करें। कुछ जो फ्लैक्सिबिलिटी कह सकते हैं कि हम लोग जो नियम है फ्लैक्सिबल किया गया ताकि लोग जो है शोध की तरफ भी आकर्षित हों और शोध भी करें। उसके बाद आप देखेंगे कि मुक्त शैक्षिक संसाधन और दूरस्थ शिक्षा, जो ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन है आप देखते होंगे, जैसे आपका इग्नू है, NOU है, इस तरह का जो विश्वविद्यालय है वो इंट्रोड्यूस करा गया है, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि वैसे लोग जो कि हायर एजुकेशन करना चाहते हैं लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं इंगेज हैं, कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे हैं, इसलिए वो रेगुलर कोर्सेस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया कि वो लोग पत्राचार के माध्यम से अपना डिग्री अर्न कर सके, पढ़ाई कर सके, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो इस तरह से ज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोगों ने स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, गणित और विज्ञान में और अधिक प्रतिभाशाली छात्रों का चयन, पेशेवर शिक्षा, शोध और उच्च शिक्षा और मुक्त शैक्षिक संसाधन और शिक्षा के देखा। तो इस प्रकार से आयोग ने इस तरह की सिफारिशें करी और ज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत इन विषयों पे चर्चा किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सृजन का मतलब होता है क्रिएशन। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी कार्य को करने का क्रिएटिविटी, हम लोग देखते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि बच्चे जो हैं क्रिएटिव हैं। कैसे बोलते हैं क्रिएटिव हैं? कहने का मतलब यह है कि बच्चों के अंतर्गत कुछ क्रिएटिविटी होने से, कुछ नयापन, कुछ नई चीज़ें करने का, कुछ नया सोच, कुछ नया आविष्कार, कुछ इनोवेशन, कुछ इन्वेंशन करने का जो माइंडसेट होना चाहिए और उनको इस चीज़ के लिए प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक है ना? तो इसके अंतर्गत जो है बौद्धिक संपदा, आप देखेंगे कि जो पेटेंट अधिकार, जैसे किसी ने कुछ, या आप देखोगे कि ट्रेडमार्क आप देखेंगे, जैसे हम बता रहे हैं TM है ना, ट्रेडमार्क या पेटेंट। ठीक है, पेटेंट में क्या है कि जैसे अगर किसी ने कोई क्रिएटिविटी, या आप देखोगे कि मेडिकल वगैरह के फील्ड में या कुछ ऐसा इनोवेशन होता है, कुछ नई चीज़ें होती है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा आविष्कार या कुछ ऐसा दवा का कंपोजिशन या कुछ ऐसा चीज़ बना दिया जिसको वो क्या करता है, ट्रेडमार्क कर लेता है या फिर उसको पेटेंट कर लेता है। जैसे कि वो अधिकार सुरक्षित हो जाता है, मीन्स उस चीज़ को बेचने का या उस चीज़ को प्रोडक्टिविटी, उसको प्रोड्यूस करने का अधिकार सिर्फ उसके पास सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से इसको बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत पेटेंट, ट्रेडमार्क, इस तरह की अधिकार दिए जाते हैं ताकि जो है क्रिएटिविटी हो, लोग कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें, कुछ बच्चे जो है या युवा जो है कुछ नए आविष्कार करें, नए खोज करें। ठीक, राष्ट्रीय ज्ञान और सामाजिक ज्ञान प्रतिष्ठान, इस तरह के प्रतिष्ठान होने चाहिए जिसके अंतर्गत जो है कि ज्ञान एक्सप्लोर हो, मतलब क्रिएटिविटी हो, नई चीज़ें बनाई जाए, नए संसाधन हो, नए आविष्कार किए जाएं और इस प्रकार से उसको प्रमोट किया जाए। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि नवाचार मतलब क्या हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, इनोवेटिवनेस मीन्स दैट की कुछ वैसी चीज़ें जो अभी के पहले नहीं की गई हो, या कोई पुराने आइडिया को लेकर के कुछ नया कॉन्सेप्ट ले आना, कुछ नई विचारधारा, कुछ नया चीज़ का सृजन करना, कुछ नया प्रोडक्ट या कुछ, जैसे आप अभी जैसे मान लो कि ये सब क्या होता है कि कभी कोई चीज़ों का आप देखोगे, जैसे कोरोना के टाइम में ही अलग अलग चीज़ें, किट्स और जैसे सैनिटाइजर या अलग अलग चीज़ों का इनोवेशन हुआ था ना, उसमें क्या हुआ था कि नई चीज़ें आई थी, नई चीज़ों से हम लोगों ने सीखा था, हम लोग ज्ञान किए थे, बहुत सारे लोगों ने इसमें शोध करा, रिसर्च करा, बहुत सारे छात्रों ने नई चीज़ें बनाई, तो वो कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी का पार्ट है। इसको आयोग ने क्या कहा कि इस चीज़ों को प्रमोट करने की आवश्यकता है ताकि लोग जो है इनोवेटिव वर्क करें। इसके बाद है उद्यमशीलता का मतलब हो गया एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आज के डेट में आप देखोगे कि जैसे आप देख रहे हैं, जैसे अमेजन का देख लीजिए, जैसे आप देख रहे होगे कि रैपिडो देख रहे हो, आप जैसे देख रहे हो कि
बहुत सारे ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट हैं जो पहले वो सारी चीज़ें नहीं थी, या एक जो माइंडसेट था कि यहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद उसमें वर्कर्स काम करेंगे और अर्निंग होगा। ये कॉन्सेप्ट के अलावा आजकल ऐसा है कि आप सिर्फ सर्विस दे करके आप एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। मीन्स दैट ये इस एंटरप्रेन्योरशिप के तहत क्या होता है कि कोई एक युवक या कोई एक बंदा जो है एक बिजनेस इस्टेब्लिश करता है, एक नया कॉन्सेप्ट लाता है, उसके जरिए वो अपने सर्विस को एक्सप्लोर करता है और उसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ता है और बहुत सारे लोगों का अर्निंग उस पर डिपेंडेंट होता है। सभी लोग मिल करके काम करते हैं और काम करने के बाद अपना अपना शेयर लेते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा चीज़, नया चीज़ करना जो अभी के पहले नहीं हुआ है और नए तरीके से करना, और एक छोटे से बिजनेस को उठा करके उसमें बहुत सारे लोगों को इंगेज करना, सर्विस देना। ठीक है, तो इस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप को भी क्या किया गया है, इसको प्रमोट करने की बात की गई है, इसको बेहतर करने की बात की गई है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की, इसके लिए अलग अलग, जैसे आप देखेंगे MBA कॉलेजेस वगैरह में इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज है जहाँ पे बिजनेस की बातें की जाती है, वहाँ पे इस तरह के कॉन्सेप्ट को, इस तरह के आइडियाज़ को, या इंजीनियरिंग के फील्ड में ही देख लीजिए, इस तरह के आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है और बच्चे जो है नए नए कार्य को करते हैं। तो क्या कहा गया है कि आयोग ने इस तरह की सिफारिशें की है कि इन सभी चीज़ों पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों को बेहतर करने की आवश्यकता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। एप्लीकेशन के अंतर्गत क्या है, एप्लीकेशन के अंतर्गत देखेंगे परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली। हमारे यहाँ पे आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ पे क्या है ना कि पहले वैद्य लोग रहते थे। कहने का मतलब है कि वो जड़ी बूटी से जो है दवा वगैरह बनाते थे और असाध्य रोगों का इलाज करते थे। लेकिन आप देखे होंगे कि जब से अंग्रेज या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम लोगों पे रूल किया, जब हम लोग कॉलोनी में थे, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमारा जो ये परंपरागत जो स्वास्थ्य प्रणाली था, जो सिस्टम था, उसको पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका यूरोपियन मार्केट का जो मेडिसिन था, जो एलोपैथी था, वो क्या था, वो उसका डिमांड कम था या उसको लोग नहीं जानते थे, और उन लोगों ने इसकी गंभीरता को, जो या कह सकते हो कि इसका जो महत्व है उसको समझ लिया था। इसलिए उन लोगों ने क्या कर दिया कि एलोपैथिक में ही इलाज संभव है, या जो हमारा जो स्वास्थ्य प्रणाली था, वो जैसे जड़ी बूटी, वैद्य, इन सभी इसको पूरा तरह से ख़त्म करने का पूरा प्लानिंग कर लिया था, या उस तरह का ऐसा कि कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली वो धीरे धीरे कोलैप्स करने लगा और लोग उसके महत्व को नहीं समझने लगे। जैसा कि हम लोग पहले भी विश्व गुरु थे और हमारे यहाँ पे ऋषि मुनि जो थे, वो इन सभी चीज़ों का जो है इन्वेंट करते थे, असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज करते थे इसी प्रणाली के अंतर्गत। लेकिन क्या हुआ कि उसको लोग जो है नहीं, धीरे धीरे प्रमोट नहीं किया और वो खत्म हो गया। तो आयोग का कहना है कि परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली मतलब वैद्य डिप्यूट किया जाए सदर या अस्पताल वगैरह में, या जो प्राथमिक उपचार केंद्र है वहाँ पे इसकी शिक्षा दी जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, परंपरागत जो स्वास्थ्य प्रणाली उसको प्रमोट किया जाए और उसमें भी कुछ नया इन्वेंशन किया जाए, उसमें भी कुछ नए कार्य किए जाए। ठीक, उसी के बाद जो है क्या है, कृषि है। कृषि में आप देखते होंगे कि पहले जो है ये लार्ज स्केल पे खेती हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि पेस्टिसाइड्स वगैरह या ये जो बढ़िया हाई क्वालिटी का जो सीड्स है इसको नहीं देने के कारण क्या हो रहा था कि जो प्रॉपर तरीके से जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। ठीक, तो कृषि में भी क्या है कि साइंटिस्ट जो है, कृषि वैज्ञानिक अपॉइंट किए जाने चाहिए। इसमें भी कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए, कृषि संबंधित, मौसम संबंधित जानकारी अवेलेबल कराना चाहिए, कृषकों को जो फार्मर्स हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग देना चाहिए, उनके लिए हाई प्रोडक्टिव सीड्स का इस्तेमाल होना चाहिए, पेस्टिसाइड्स जो टाइम टाइम पर जो होना चाहिए, लैंड को फर्टाइल करने का जो प्रोसेस है उसको समझाना चाहिए और कैसे बेहतर प्रोडक्टिव हो, इसके लिए कृषि संबंधित जो है उपचार करने चाहिए और उसको उपाय करने की आवश्यकता है। उसके बाद जो है हमारा जीवन स्तर में सुधार, किस प्रकार से जो है जीवन स्तर में सुधार संभव है कि जैसे जैसे लोगों का अर्निंग बनेगा, जैसे जैसे लोग इंडिपेंडेंट होने लगेंगे, जैसे जैसे
लोगों में जो है बेरोजगारी ख़त्म होगा, वैसे वैसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। तो कहना है कि कैसे जो है बेटर लाइफ स्टाइल जिए, वो कैसे अर्निंग को बढ़ाएं, कैसे प्रोडक्टिविटी, जैसे फार्मर्स क्या है, अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि जो कृषि प्रधान देश है, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। और अगर जो है भारत में कृषि ही अगर मान लीजिए कि अगर बढ़िया नहीं होता है तो किसान जो है गरीब हो जाएंगे, और खेती जब नहीं होगी तो निश्चित तौर पे जो है अनाज और फसल का जो है दाम बढ़ेगा। उससे क्या है कि जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, या जो लोअर क्लास के लोग हैं, वो लोग को क्या होगा, बहुत ही परेशानी, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और उनका लाइफ स्टाइल जो है बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उनको। तो इसलिए क्या हो रहा है कि उनको जीवन स्तर को सुधार करने के लिए जो आयोग ने सिफारिश किया कि वो लोग जो है व्यापार करें, तरह तरह का उनके लिए जो है प्रोफेशनल कोर्सेज और तरह तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए। ठीक है, हम लोग उसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप देखेंगे सर्विसेज। सर्विसेज में क्या है, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि डिजिटलाइज्ड पूरा जो गवर्नमेंट है हमारा, वो पूरी तरह से ई मीन्स दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ गया। कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि अभी क्या है, जैसे इससे पहले वाला स्लाइड में हम लोग पढ़े थे पोर्टल वगैरह, जैसे आपको ई गवर्नेंस में देखना है कि हमारे गिरिडीह में क्या चल रहा है, हमारे गिरिडीह में क्या स्कीम है। आपने इंटरनेट के माध्यम से आप साइट पे गए और साइट पे आप जो भी गवर्नमेंट का जो भी स्कीम चल रहा है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, कौन कौन सी स्कीम है, कौन डीसी है, कौन एसपी है, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी सेवाएं चल रही है, कौन कौन सी सुविधाएं हैं। जैसे आप सोलर प्लेट का देख रहे होंगे, तो गिरिडीह को सोलर प्लेट के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो इस तरह के कई स्कीम आप जो है ई गवर्नेंस के माध्यम से आराम से देख सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और आप देख सकते हैं इंटरनेट, ये तरह तरह की चीज़ें हैं जो ई गवर्नेंस के माध्यम से लोगों तक जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज है, वो लोगों तक पहुंच पाए। इसके लिए ई गवर्नेंस को प्रमोट करने की बात की गई है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे अभी जितना भी सारा फॉर्म्स निकल रहा है या ऑनलाइन, आप क्या हो रहा है कि ऑनलाइन भर करके, पहले क्या होता है पोस्टल सिस्टम से आप भेजेंगे स्पीड पोस्ट से, फिर आएगा। अभी क्या है कि ऑनलाइन आपने करा और आप फॉर्म आपका पहुंच गया, आप जा करके एग्ज़ाम दिया। अब इवन एग्ज़ाम भी ऑनलाइन मीडियम से हो रहा है। तो ये सर्विसेज जो है, आयोग ने इन तरह के सर्विसेज को प्रमोट करने की बात की है। सरकार भी कई माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से जो भी डेटा है, जो भी चीज़ है, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन माध्यम से ले रही है, या लोगों को अवेलेबल करा रही है। जो भी सेवाएं हैं, जो भी सर्विसेज है, जो भी योजना है, इंदिरा आवास योजना है, ये सभी जो भी योजना है, आप डायरेक्ट जो है पोर्टल में जा कर के देख सकते हो। तो ये एक ई गवर्नेंस का फ़ायदा हुआ कह सकते हैं, या ये जो योजना आयोग है उसने ई गवर्नेंस को प्रमोट करने की बात की। तो हम लोगों ने आज ज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, गणित विज्ञान में और अधिक प्रतिभाशाली छात्र, पेशेवर शिक्षा, शोध एवं उच्चतर शिक्षा और मुक्त शैक्षिक संसाधन देखे। उसके बाद हम लोगों ने सृजन देखा। सृजन में बौद्धिक संपदा अधिकार, राष्ट्रीय ज्ञान और सामाजिक ज्ञान प्रतिष्ठान, नवाचार देखा, उद्यमशीलता देखा। उसके बाद हम लोगों ने अनुप्रयोग में, एप्लीकेशंस में परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली देखा, कृषि देखा, जीवन स्तर में सुधार देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने अभी जो लास्ट जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, सेवा, सर्विसेज में हम लोगों ने ई गवर्नेंस देखा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जो एनकेसी था, एनकेसी का जो एक जो था कि राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन जो था, उसका हम लोग विभिन्न पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आप सबों को ये वीडियो पसंद आया होगा और फ्रूटफुल रहा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको आप रिवाइज करके आएंगे। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।